हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपने सॉल्यूशन लेसन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाष्प दाब इन सॉल्यूशन। ठीक है, कि विलयन में वाष्प दाब कैसे होता है, जब उसमें हम वाष्पशील विलय मिलाते हैं और जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तब विलयन का वाष्प दाब कैसे चेंज होगा। इन सब के बारे में आज पढ़ना है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका हो मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो देखो बच्चों, आज आता अपना वाष्प दाब। ठीक है ना बच्चों, वाष्प दाब। बच्चों, वाष्प दाब समझने से पहले हम पढ़ते हैं, एक बार एक चीज समझते हैं कि वाष्प दाब समझने से पहले वाष्पीकरण समझते हैं। वाष्पीकरण समझते हैं कि वाष्प दाब बन रहा है, तो पहले देखते हैं कि वाष्प कैसे बनती है। वाष्प कैसे बनती है? वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है ना, वाष्पीकरण देखते हैं हम कि वाष्पीकरण क्या होता है, कैसे होता है। बच्चों, यहाँ मैं बात करता हूँ, जैसे एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है ना, उसमें एक लिक्विड ले लिया मैंने, कोई सा भी एक लिक्विड ले लिया ए। ठीक है ना, ए लिक्विड ले लिया मैंने। ठीक है, ये सरफेस पे। ठीक है, इसमें बात इनकी होती है, बस जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी बात होगी। ठीक है ना, ये ठीक है बच्चों, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं हम पृष्ठीय अणु। जो पृष्ठ ये होते हैं ना, इनको बोलते हैं पृष्ठीय अणु। ठीक है ना, यही वाष्पीकृत होते हैं। वाष्पीकृत, यही वाष्पीकृत होते हैं, इनके द्वारा वाष्पीकरण होता है। ठीक है ना, सरफेस या पृष्ठीय अणु के द्वारा। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो ये अंदर वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं बल्क, बल्क अणु। ठीक है बच्चों, इनको बोलते हैं पृष्ठीय अणु, जो पृष्ठ पर रहते हैं। ठीक है ना, और इन्हीं के द्वारा वाष्पीकरण होता है ज्यादा। अब बच्चों, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा पृष्ठीय तनाव। इस साल हमने तो नहीं पढ़ा, बुक में था, है ना। हाँ बच्चों, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव में क्या होता है, जो पृष्ठीय अणु होता है ना, इनके पास दो गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट गुण होते हैं इनके। ठीक है ना, दो प्रॉपर्टीज होती है इनकी। तो इनके बच्चों, इनके गुण क्या होते हैं, देखो पहली बात करते हैं, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन अभी देख लो, इसके पास इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसके पास अट्रैक्शन, आकर्षण यहाँ से है, आकर्षण इसको यहाँ से पकड़ रखा है, यहाँ से, इधर से, इधर से। ठीक है बच्चों, इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से पकड़ रखा है। इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। ठीक है, तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को पकड़ रखा है, ठीक है, मजबूती से चारों तरफ से। बट जो बच्चों के ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको बस अंदर अंदर की तरफ से अट्रैक्शन होता है, बस मतलब अंदर की तरफ से इनको आकर्षण होता है, बस आकर्षण से बंधे होते हैं ये अंदर की तरफ से। ठीक है, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है इनको, इनको ऊपर से मतलब नहीं होता। ये जो पृष्ठीय अणु होते हैं ना, वो ओनली अंदर से ही आकर्षण होते हैं, बाहर से आकर्षण में कुछ नहीं होता इन पे। ठीक है, जो अंदर वाले बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये अणु, उन पर चारों तरफ से आकर्षण पाया जाता है। ठीक है, तो इनका पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, पृष्ठीय अणु का क्या है, हुआ कम आकर्षण। ठीक है, कम आकर्षण बल पाया जाता है, कम आकर्षण बल पाया जाएगा इनके मध्य। ठीक है बच्चों, अब दूसरा इसमें देखते हैं बच्चों, इनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जो पृष्ठीय अणु होता है इनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। समझेंगे अभी, इनमें समझ लो,
पृष्ठीय अणु में गतिज ऊर्जा अंदर के अणुओं की तुलना में अधिक होती है। बच्चों बात समझो। अब देखो, जैसे अंदर से बंधे हुए हैं ये अणु, ठीक है, अब ये सरफेस पे पहुंचे हैं। अंदर के अणु तो सरफेस पे पहुंचोगे ना। अब सरफेस पे कैसे पहुंचेंगे, सबने इनको घेर रखा होगा। अब कुछ इनकी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, तभी तो ये इन सबको हटाकर ऊपर तक पहुंचोगे। अंदर वाले अणु ही तो ऊपर पहुंचेंगे ना सरफेस पे। जब इनकी एनर्जी मिली होगी, इनको एनर्जी अंदर की तुलना में ज्यादा हुई होगी, तो भागने लगे होंगे, ये कंपन करने लगे होंगे, जिससे ये ऊपर पहुंचोगे। ठीक है, इनको एनर्जी मिली, कंपन करने लगे, कंपन करने से ऊपर की साइड में पहुंचे, सारे बंद को तोड़ के ऊपर पहुंचने लगे। ठीक है ना। जैसे अभी बात समझ लो यार, जैसे अभी आप लोगों है, ठीक है, आप लोगों को एनर्जी मिल जाए तो आप रुकोगे क्या? आप यूं भागने लग जाओगे, उधर भागा, एनर्जी मिल गई आपको तो भागने लग जाओगे। ठीक है, माता पिता ने एनर्जी दे दी तो कुछ नहीं है, फिर तो भागते रहो। ठीक है ना। अभी बात समझ लो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन खुल जाए अभी तो आप टिकोगे क्या? इधर से उधर भागे, इधर से दोस्त के पास भागे। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो ये अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उनमें गतिविधि ज्यादा होने लग जाती है। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, आकर्षण बल को तोड़ के ऊपर भागने लग जाते हैं, पृष्ठ पर। ठीक है ना। पृष्ठीय अणु के बाद गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम? पृष्ठीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, इनके पास दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? इनमें कम आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है ना। अट्रैक्शन, आकर्षण बहुत कम पाया जाएगा अदर से। ठीक है, अदर मतलब जो अलग होगी ना मॉलिक्यूल्स जो अंदर के, उनकी तुलना में इनमें आकर्षण बल बहुत कम पाया जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट होता है बच्चों, इनमें पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा की बात करूँ, या इनमें पृष्ठीय अणु होते हैं ना, उनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी तुलना में ये अंदर के मॉलिक्यूल से लड़ झगड़ के ऊपर की साइड में या पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये दोनों बच्चों ये होते ना, इन दोनों के कारण इनमें वाष्पीकरण होता है। इन दोनों गुणों के कारण, ये जो इनके गुण होते हैं ना, मैजिक पावर, इनकी मैजिक पावर ही मान लो ये, इन दोनों के कारण इनमें वाष्पीकरण होता है। अब जो वाष्पीकरण होगा, बात समझो, अगर वाष्पीकरण होगा, अगर इस पात्र में वाष्पीकरण होगा, तो फिर जो विलयन का आयतन है, मतलब इसका जो लिक्विड का आयतन है या फिर लिक्विड की मात्रा है, वो कम होगी। यार एक बात हो, प्रेशर बन रहा है, ठीक है ना, वाष्प निकल रही है ऊपर की साइड में, वाष्प निकल रही है, ठीक है ना, तो इनका भी तो कुछ होगा ना। वाष्प निकल रहा है तो लिक्विड की मात्रा में कमी आएगी, क्योंकि देखो कम आकर्षण बल है, वो गति ऊर्जा ज्यादा है तो वाष्प बनेगी। इनमें गति ऊर्जा ज्यादा है तो इनको टेम्परेचर थोड़ा सा दोगे तो वाष्प बनती जाएगी, वाष्प बनेगी तो ऊपर भागने लग जाएंगे। समझे ना। तो वाष्पीकरण से इनके लिक्विड में कम होगा। ठीक है ना। वाष्पीकरण से पात्र में द्रव की मात्रा कमी आएगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर इस कंटेनर में हम वाष्प दाब की बात नहीं करते हैं, वाष्प दाब की इस कंटेनर में बात नहीं करते हम कभी, क्योंकि वाष्प दाब कब बनता? जब ये बंद होता। बात समझो, वाष्प दाब कब बनता? जब ये बंद होता। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर वाष्प दाब नहीं बनती। बात समझो कैसे नहीं बनती बच्चों। देखो, वाष्प दाब कब बनती? जब वाष्प के द्वारा दाब लगता। अब यहाँ पर ये तो खुला है तो निकल जाएंगे ऊपर की साइड में। अब बच्चों अगर ये कंटेनर बंद होता, ये पात्र बंद होता, तो ये बंद होता तो वाष्प के द्वारा यहाँ प्रेशर लगता। अब यहाँ तो कंटेनर खुला है तो वाष्प ऊपर निकल जाती है, तो वाष्प दाब नहीं बनता। तब खुले पात्र में
वाष्प दाब, ठीक है, नहीं, ठीक है, खुले पात्र में, ठीक है, खुले पात्र में वाष्प दाब नहीं बनती। बात समझिए बच्चों। देखो क्या होता है, जो पृष्ठीय अणु होते हैं ना, उनके पास दो पावर होती है। एक फर्स्ट क्या होता है, इन पे आकर्षण बल कम होता है अदर मॉलिक्यूल्स की तुलना में, या अदर अणु की तुलना में। जो अंदर वाले अणु होते हैं ना, उनकी तुलना में पृष्ठीय अणु के पास आकर्षण की पावर बहुत कम होती है, ठीक है, उनको अट्रैक्शन बहुत कम होता है, दूसरे से आकर्षण बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये ऊपर या वाष्प बनती है इन पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है पृष्ठीय अणु में। जो पृष्ठीय अणु होते हैं ना, उनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे ना, तो क्या करेंगे, जो पृष्ठीय अणु है ना, ऊपर भागने लग जाएंगे, वाष्प बनने लग जाएगी। ऊपर भागने से मतलब वाष्प से समझ लो, ठीक है ना, वाष्प बनने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, इसका लिक्विड, इस पात्र में लिक्विड की मात्रा कम होगी, कम होगी। तो एक तो खुले पात्र में कभी भी वाष्प दाब नहीं बनेगा, स्कैप कर जाती है, वाष्प दाब स्कैप कर गई, ठीक है ना। वाष्प दाब कब बनती है, जब बंद पात्र होता है, ठीक है बच्चों। अब आज समझो, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। खुले पात्र में कभी वाष्प दाब नहीं बनती, बात समझना इसको। वाष्प दाब कब बनती है, वाष्प जब कंटेनर क्लोज होता है तो इसमें पावर लगती है। वाष्प है ना, ये वाष्प जो निकल रही है, तो ये प्रेशर लगाती है इस पे, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब बनता। बट यहाँ पे तो खुला पात्र है, स्केप कर गई ऊपर की साइड में, ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आता है अपना इसमें बंद पात्र में, जब पात्र बंद हो। बच्चों वापस वही कंटेनर लूंगा मैं, पर इस बार क्या करूंगा, उसको ऊपर से बंद कर दूंगा। इस बार कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, वही मैंने ए मॉलिक्यूल्स लिया, ए मॉलिक्यूल्स मतलब ए लिक्विड ले लिया कोई सा, ठीक है ना, द्रव ले लिया, ए लिक्विड लिया, ठीक है ना। अब बच्चों बात समझो, अब क्या होगा इसमें, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, क्या वाष्प बनेगी, क्या वाष्प बनेगी। दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या वाष्प बनेगी तो क्या लिक्विड की मात्रा में कमी आएगी, लिक्विड के वेट में कमी आएगी क्या। तो बच्चों यहाँ पर बंद पात्र में क्या होता है, वाष्प वाष्प बनती है, ठीक है, बंद पात्र में वाष्प बनती है। तो बच्चों बात समझो, यहाँ पे क्या होता है, बात समझो। देखो यहाँ क्या होता है बच्चों, ठीक है, वाष्प बन रही है, ठीक है, वाष्प बनेगी, ये लो वाष्प बनेगी। अब बच्चों बात समझो, जो वाष्प बनती है ना, आपने देखा है कभी बोतल में पानी है, ठीक है, बोतल में पानी भरा हुआ आधा, अब क्या धीरे धीरे वाष्प बनी, ठीक है, वाष्प बनती गई। अब वाष्प बनी तो ढक्कन के आसपास, बोतल के ऊपर की साइड में होता है ना, जो उसके आसपास वाष्प बनने लगी, तो आपने क्या करा, ढक्कन बंद कर दिया। तो कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, उस बोतल के चारों तरफ पानी एकत्रित होने लग जाता है, छोटे छोटे पानी की बूंदें एकत्रित होने लग जाती है, ठीक है। पहले वाष्प बनी, फिर आपने ढक्कन बंद कर दिया, तो उस बोतल के आसपास वाष्प या फिर पानी की बूंदें जमने लग जाएगी, लिक्विड की, इस द्रव की बूंदें जमने लग जाती है। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, पहले वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ, ठीक है ना, वाष्प बनी, वाष्प बनी, और दूसरे ही टाइम में क्या हुआ, यहाँ पर ढक्कन बंद करने पर संघनन हुआ। बात समझे, पहले वाष्प बनी, फिर आपने ढक्कन बंद कर दिया, तो उस बूंदे पानी की वो आसपास जमने लगी लिक्विड की, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, पहले वाष्पीकरण हुआ, वाष्प बनी, उसके बाद संघनन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, पहले द्रव,
लिक्विड क्या पहले वाष्प में बदला, पहले लिक्विड क्या हुआ, वाष्प में बना, फिर वाष्प में संघनन के द्वारा वापस लिक्विड में बना, तो क्या प्राप्त हुआ? पढ़ा था ऐसा कुछ आपने 11th में? द्रव वाष्प मतलब एक साम्य अवस्था, साम्य अवस्था बन चुकी है। मतलब क्या हुआ, द्रव है, ठीक है, वाष्प में बना पहले, ठीक है ना, बोतल में पानी था, पानी क्या हुआ, वाष्प बना, ढक्कन बंद करा, उस पे मतलब उसको पैक कर दिया, तो बूंदे आसपास जमने लगी, ठीक है, तो संघनन हुआ, बूंदे आसपास जमी, तो द्रव पहले वाष्प में बना, फिर वाष्प से द्रव में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, पहले द्रव से वाष्प में कन्वर्ट हुआ, फिर वाष्प द्रव में कन्वर्ट हुई संघनन के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसको ढंग से बना देते हैं। ठीक है बच्चों, एक साम्य अवस्था मिली हमें, एक साम्य अवस्था मिल गई, 11th में पढ़ा भी था आपने ये चीज, ठीक है, द्रव और वाष्प साम्य अवस्था मिल गई। अब बच्चों बात समझो, अब अगर ये वाष्प गैस है, एक समझो, अगर वाष्प गैस है तो गैस का भी तो कुछ दाब होगा, अगर ये वाष्प गैस होगी तो गैस का भी तो कुछ दाब होगा ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, गैस का कुछ दाब होता है, अगर ये वाष्प गैस है तो इस गैस का भी तो कुछ दाब होगा ना, उस दाब को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पी नॉट ए, पी नॉट ए, ठीक है, नॉट मतलब क्या होता है, ये नॉट होता है ना, नॉट मतलब बस ओनली ए लिक्विड है, ओनली ए लिक्विड है और कोई भी प्रेजेंट नहीं है उसमें, शुद्ध अवस्था में। तो बात करूं तो मैं इसको क्या बोलूं, शुद्ध ए का शुद्ध लिक्विड, शुद्ध ए द्रव का वाष्प वाष्प दाब, ठीक है बच्चों, शुद्ध ए का द्रव का वाष्प दाब, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वीपी, वेपर प्रेशर, शुद्ध लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, ये बहुत आएगा काम, आगे बहुत आएगा, पी नॉट ए आएगा, पी नॉट बी आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों वैसे तो देखो इतना कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, बट वेपर प्रेशर को समझ लोगे ना तो आगे आपको काम आएगा कि कौन से मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल्स पृष्ठीय वाले क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें कम आकर्षण बल पाया जाता है, उनमें जो पकड़न क्षमता अदर के मुकाबले उनमें आकर्षण बहुत कम पाया जाएगा, तथा उनमें गतिज ऊर्जा अदर मॉलिक्यूल्स की तुलना में ज्यादा पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप वह टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो इसके मतलब वेपर बनाने लग जाएंगे, वाष्प बनाने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इसकी परिभाषा क्या बनती है बच्चों, देखो किसी द्रव के लिए, किसी द्रव के लिए बंद पात्र में जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए तो द्रव की वाष्प द्वारा, द्रव की द्वारा, ठीक है ना, तो द्रव के वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी द्रव के लिए
बंद किसी द्रव के लिए बंद पात्र में जब वाष्पन, ठीक है ना, वाष्पन लिख लेना, ठीक है ना, जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए, जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए तो द्रव की वाष्प द्वारा, ठीक है, द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ये दाब लगा रहे हैं, ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं, तो द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इज दैट क्लियर? बच्चों बात समझ लो, वापिस बोल रहा हूँ, इतना आपके बस वाष्प दाब की परिभाषा पूछेंगे बस आपसे, बट मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो भी आगे के हैं, जब अभी बात करेंगे हम कि वाष्प दाब विलयन में जब अपने शुद्ध वाष्प दाब वो वाष्पशील पदार्थ या वाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कैसे परिवर्तन होगा? ठीक है, जब अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो क्या होगा, ये सब पढ़ना है अपने, ठीक है ना, उसमें फर्क पड़ेगा ये सब का कि कौन से मॉलिक्यूल्स वाष्प बनाएंगे कौन से नहीं बनाएंगे, इन सबको पहले पढ़ लेना, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। ये क्वेश्चन हो बच्चों, क्या अगर इसका शेप में गोल कर दूं इस कंटेनर का तो कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, अगर मैं इसका शेप गोल कर दूं, लंबा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? तो बच्चों इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब शेप, आकार, आकृति से कोई मतलब नहीं है, आकार व आकृति से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अभी कारक होगा ना, जो भी पदार्थ अपने लेंगे उस पर डिपेंड करेगा ये, कोई वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, ठीक है, कोई कम बनाएगा, उस पर डिपेंड करेगा ये वाष्प दाब। भाई आकार आकृति कुछ भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, ठीक है, पदार्थ उतना ही ज्यादा इसका मतलब ऊपर जाने लगेगा, इसका पड़ने लगेगा, वाष्प दाब उतनी ज्यादा बनाएगा, ठीक है ना। तो आकार आकृति पे कोई डिपेंड नहीं करता है, आकार के सभी लोग, क्योंकि प्रति इकाई यूनिट में, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में वेपर प्रेशर बराबर बनेगा तो सब में, ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, खुले पात्र में कभी वाष्प नहीं बनती, बंद पात्र में वाष्प बनेगी, ठीक है ना। कभी भी कहीं आ जाए खुले पात्र में कोई बोलने लग जाए कितना वाष्प बनेगी, अगर अभिकारक भी चेंज कर दिया, ठीक है ना, अभिकारक भी अच्छा असर दे दिया आपको जो वाष्प ज्यादा बनाता है, तो ही पूछेगा वाष्प दाब बनेगी नहीं बनेगी। पहले देखना कि बंद पात्र है या खुला है, खुला पात्र होगा तो उड़ गया, लिक्विड कम हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, वाष्प दाब बनानी अपने को बस, ठीक है। अगर जब लिक्विड बंद पात्र होगा तो वाष्प दाब ज्यादा बनेगी, ठीक है ना, लिक्विड की मात्रा में कोई परिवर्तन बहुत कम होगा, ठीक है ना, नोट हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। दिख रहा है ना बच्चों? दिख रहा है। कभी कभी क्या है ऊपर पहुंच जाता है, बाद में पता चलता है वीडियो बनने के बाद ऊपर की साइड में। ठीक है बच्चों, पहले बात करते हैं इसमें वाष्प दाब। वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब पात्र के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वाष्प दाब पात्र के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बता चुका हूं
ठीक है, आकार व आकृति से इसको मतलब नहीं होता। ठीक है, आप बोलने लगो, कोई बच्चा बोलेगा इसका आकार तो बढ़िया, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे। हाँ बच्चों, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे, आकार बढ़ रहा है उसका, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे, बट इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल में तो उतना ही बनेगा ना। जो आप छोटा सा कंटेनर लोगे, इकाई क्षेत्रफल में तो उतना बनेगा। इकाई की बात करेंगे अपने, ठीक है ना। इकाई क्षेत्रफल में कितना बन रहा है वो तो बराबर ही बनेगा, कोई सा भी लोगे आप। ठीक है बच्चों, तो बंद वाष्प दाब पात्र के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है वाष्प दाब द्रव के द्रव अभिकारकों पर। या वाष्प दाब अभिकारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अभिकारकों पर निर्भर करता है, जो अभिकारक लेते हैं ना अपने उसमें, कि कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा मतलब अवाष्पशील ले रहे हैं, वाष्पशील ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा लिक्विड ले रहे हैं अपने, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझो कैसे भाषा अभिकारक पर निर्भर कैसे करता है बच्चों, बात समझो। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर H2O की, और एक ले लिया C2H5OH। ठीक है, अब मैं पूछूं तो किसमें ज्यादा बनेगा, वाष्प किसमें बनेगा ज्यादा। तो बच्चों बात समझो, देखो आप बोलोगे इसमें इसमें किसमें बनेगा, तो बच्चों बात समझो, देखो अगर इसकी बात करूं ना, तो एक जल का एक अणु, जल का एक अणु 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है, बंध बनाता, ठीक है ना, बनाता है। जैसे बात समझो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनने लगेगा। यहाँ पे भी वैसे ही C2H5, ठीक है, हाइड्रोजन बंध दोनों में ही है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध दोनों में ही है। तो बच्चों जल का एक अणु 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है, जल का एक अणु इससे भी बना लेगा, इससे बना लेगा, ठीक है ना, इससे बना लेगा, इससे भी 4 हाइड्रोजन बंध बना रहा है। ठीक है, बट इसके बाद तो ये नहीं बना पाता इतना, ठीक है ना, इसके पास ज्यादा नहीं बनेंगे, बस ये वही चीज इसके साथ बना लेगा। ये सॉरी ये H हो गया, ये O हो गया, और ये C2H5 हो गया। तो ये 2 बंध बना सकता है, ज्यादा नहीं है। तो ये वाष्प दाब किस में ज्यादा बनेगी, H2। क्यों बच्चों, बात समझो, देखो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध, मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन, मैंने बात करी थी आपसे, वहां बात करी थी कि जो पृष्ठीय अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल कम होने चाहिए और गति जुड़े ज्यादा होनी चाहिए। यह बात समझो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है 4, आप जानते हो कि हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल होता है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रबल बंध है, तो कस के बांधेगा उसने कि भाई साहब हम तो वेपर नहीं बनाएंगे, वाष्पीकृत नहीं होंगे हम तो, ठीक है, बच्चे ने मतलब कस के बांधेगा, ये है हमारे दानवीर कि हम आएंगे भाई साहब, हैं, हम आएंगे, हम वेपर बनेंगे। तो बच्चों ये क्या करते हैं, इनमें हाइड्रोजन बंध बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये वेपर बनने लग जाता है, क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत कम पाया जाए। अगर मैं बात करूँ, बात समझना कैसे, अगर मैं इसका वाष्प दाब की बात करूँ शुद्ध, तो क्या बोलूँगा, P0 C2H5OH, ठीक है, P0 H2O। अगर मैं आकर्षण बल की बात करूँ तो क्या लिखूंगा, यहाँ लिख दूं, ठीक है ना, वाष्प दाब, ठीक है, प्रोपोर्शनल, है ना, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या लिखूंगा, आकर्षण बल,
ठीक है ना, या हाइड्रोजन बल, ठीक है, आकर्षण बल या हाइड्रोजन बल, समझ रहे हो जिससे आकर्षण बल कम तो वाष्प दाब ज्यादा, आकर्षण बल कम तो वाष्प दाब ज्यादा, ठीक है, आकर्षण बल ज्यादा तो वाष्प कम, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए ना। ये भाई साहब हम तो पकड़ के बैठे हैं एक दूसरे का हाथ कि हमें तो वेपर बनाने ही नहीं है, वाष्पीकृति में होना, ठीक है, बस ये है दानवीर कि भाई साहब हम चलो हम आपके साथ बनाते हैं, वाष्पदाब बना लेंगे, ठीक है ना, ये वाष्प बन के बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है, ये वाष्पदाब बनेंगे, ठीक है, बात समझिए। अगर आकर्षण बल ज्यादा तो वाष्प दाब कम, आकर्षण बल कम तो वाष्प दाब ज्यादा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है। वाष्प दाब अभिकारकों पर निर्भर करता है, अभिकारक की प्रकृति कैसी, अभिकारकों पर निर्भर करता है, अभिकारक की प्रकृति कैसी है, ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका एक और उदाहरण बताता हूं आपको मैं, बात समझना। एक ले लेता हूं मैं C2H5OH, एथेनॉल, बैलेंस होगी ना पूरी, 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है बच्चों। ये एथेनॉल होता है, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोल, 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 ठीक है बच्चों। ये होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, ये सब अपने अल्कोहल का आएगा ना जो अपना, उसमें पढ़ेंगे सब। तो बच्चों एथेनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। अब इसमें सबसे ज्यादा वाष्प दाब कौन बनाएगा ये बताओ? एथेनॉल बनाएगा, ग्लाइकोल बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा? सोच के देखो एक बार। तो बच्चों बात समझो, ये बनाएगा यहां से बना लेगा, ठीक है, या यहां से बना लेगा हाइड्रोजन बंद, ये यहां से बनाएगा, यहां से बनाएगा, खुद भी बना लेगा। एक तो होता है ना हाइड्रोजन बंद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है अंतरा, और एक अंत है, ठीक है ना। एक तो अंतरा होता है, एक अंत है हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक है ना। एक तो अलग मॉलिक्यूल्स के द्वारा और एक खुद के मॉलिक्यूल के द्वारा भी बंद बना लेता है, ठीक है ना। ये तो पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर में, हाइड्रोजन बंद पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, ये इधर से बंद बनाएगा, ये इधर से बंद बना लेगा हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये खुद भी बना लेगा, ये खुद भी बना लेगा, ठीक है ना। तो बच्चों बात समझो, आपने क्या पढ़ा था? आकर्षण बल कम तो वाष्प दाब ज्यादा, आकर्षण ज्यादा तो वाष्प दाब कम। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बात समझो, इसमें आकर्षण ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने सारे बन गया, इसमें कम, इसमें कम, तो क्या होगा इसका P नोट एथेनॉल, ठीक है ना, P नोट ग्लाइकोल, P नोट ये इसको, ठीक है बच्चों। बात समझना, P नोट क्या है? शुद्ध अवस्था में, एथेनॉल तो एथेनॉल की अवस्था, ग्लाइकोल है तो ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल तो ग्लिसरॉल, और कोई भी नहीं। P नोट मतलब समझिए ना क्या होता है, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था में, इसके अलावा और कोई भी नहीं है कंपाउंड, या फिर उससे मैं बात करूँ उस पात्र में और कुछ भी नहीं इसके अलावा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो। दूसरा, ठीक है ना, वाष्प दाब, वाष्प उस पर आकर्षण बल पर डिपेंड करेगा। आकर्षण बल कम तो वाष्प दाब ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा, मजबूती से बंद बना रखे हैं तो आगे तक नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं आगे तक, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा उसके, ठीक है ना, वाष्प दाब नहीं बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है, पॉज कर लो। ठीक है, अब जो बात करते हैं कि अभिकारक भी कैसे होते हैं। अभिकारक कितने प्रकार के, देखो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक दो प्रकार से होता है बच्चों, दो प्रकार से बांटते हैं इनको, ठीक है ना। एक होते हैं वाष्पन, वाष्पन, वाष्पन होते हैं, ठीक है ना, सॉरी, एक होता है वाष्पशील, ठीक है ना, और एक होता है अवाष्पशील, ठीक है ना। एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। बच्चों वाष्पशील अवाष्पशील मतलब समझो, एक होता है वाष्पशील मतलब जो वाष्प होना चाहते हैं, वाष्पित होने चाहते हैं, वाष्प दाब बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, वाष्पीकरण होना चाहते हैं, ठीक है ना, वाष्प बनाना चाहते हैं, सब एक ही बात है, ठीक है, वाष्प बनाना चाहते हैं सब, ठीक है, ये वाष्पीकृत होने चाहते हैं। अवाष्पशील मतलब हमें होना ही नहीं है, मतलब कुछ भी कर लो, टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ भी करो, हमें तो नहीं होना, ठीक है, वाष्प नहीं बनानी, हम बिल्कुल भी नहीं बनानी, ठीक है, वो होते हैं अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है। एक होते हैं वाष्पशील, एक अवाष्पशील। तो जो इनके लिए क्या होता है, जो पी नोट का मान होता है ना, इनके लिए वेपर प्रेशर, बात समझो, वेपर प्रेशर का मान होता है ना बच्चों, वो इनके लिए 0 होता है, इनमें वाष्पशील नहीं बनती, वेपर बनते ही नहीं इसमें, वेपर प्रेशर का मान 0 आता है इसमें, इज दैट क्लियर, वाष्प बनना ही नहीं है। हाँ वो अलग बात है जब आप इनको किसी लिक्विड में डालोगे, किसी लिक्विड में डालोगे तो भी इनका कुछ नहीं होगा, जो लिक्विड है ना उसका वाष्प बनेगा, इनका कुछ भी नहीं होगा, मैं मतलब बनना ही नहीं है इनको, वो होते हैं अपने, बोलते हैं निठल्ले, ठीक है, निठल्ले बोलते हैं शायद, है ना, स्टूडेंट होते हैं ना, तो वैसे ही है, बनना ही नहीं है इनको। तो ये है ना ठोस अवस्था में होते हैं बच्चों, ठोस अवस्था में, ठीक है, ठोस अवस्था में होता है। देखो ये कौन कौन से होते हैं इसमें बच्चों, बात समझो, एक तो यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ठीक है, सुक्रोज ऐसे लिखते हैं सर, ऐसे, सुक्रोज, ठीक है बच्चों, सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है। अब बच्चों आज इनका ये आएंगे, अगर अवाष्पशील की बात करेंगे ना आगे तक, इन पे न्यूमेरिकल इन पे आएगा, ठीक है ना, सब इन पे आएगा, न्यूमेरिकल जो भी आगे पढ़ेंगे ना, यूरिया आएगा, ग्लूकोज आएगा, सुक्रोज आएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ लो इनका। देखो यूरिया होता है ना, पॉइंट ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, यूरिया होता है NH2CO NH2, ठीक है बच्चों, NH2CO NH2, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है ग्लूकोज C6, ठीक है, H12O6। तीसरा होता है सुक्रोज C12H22O11, ठीक बच्चों। कभी कभी क्या इनका, जैसे अभी आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा ना, मोल अंश में, ठीक है, तुल्यांक भार में, तो इनमें क्या होता है, मोल पूछ लेते हैं, द्रव्यमान बटा अणुभार, तो अणुभार पूछ लिया जाता है इनका, अणुभार तो आपको आता है निकालना, कैसे निकालता है, पर इनका बता देता हूं मैं, ठीक है ना, अणुभार, ठीक है बच्चों, इसका होता है 60, इसका होता है 180, इसका होता है 342, ठीक है बच्चों। इनका मॉलिक्यूलर याद रख लेना, अणुभार, मॉलिक्यूलर मास या अणुभार इनका याद करना, ठीक है ना। इनका मतलब होता है वाष्पीकृत नहीं होना, वाष्पीकृत होना नहीं, होना ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे बोलो इसका वाष्प नहीं बनाते,
ठीक है बच्चों, वाष्पीकृत होना ही नहीं या वाष्प नहीं बनाते। उदाहरण वो दे दिए। अब बच्चों इनका क्या होता है, इनका वेपर प्रेशर है ना कभी भी जीरो नहीं आता, या फिर पी नॉट जीरो बोल सकते हो आप, ठीक है ना, या बोलो तो पी नॉट, ठीक है ना, अवाष्पशील लिख देना, ठीक है, पी नॉट जीरो, इनका पी नॉट कभी जीरो आएगा ही नहीं, इनका पी नॉट कभी जीरो नहीं आएगा। जीरो मतलब समझ लो ना, इनका आएगा ही नहीं कभी, शून्य है मतलब इनका कभी भी नहीं आएगा, जीरो समझ लेना, ठीक है ना। वेपर प्रेशर इनका जीरो, या जो इनका वाष्प दाब है ना, पी से भी डिनोट किया जाता है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध पदार्थ का, इनका जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात समझो, इसमें कौन कौन आता है, CH3OH, CH2, C5OH, ठीक है, C6 एसिड बेंजीन, C6H, CH3 टोलिन, ठीक है। ये क्या होता है, वाष्पशील होना चाहते हैं, वाष्पीकृत होना चाहते हैं, ठीक है, वाष्पीकृत होना चाहते हैं, ठीक है ना, वाष्पीकृत होना चाहते हैं, वाष्प बनती है, ठीक है, वाष्प बनती है, ठीक है बच्चों। आगे इन पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे, देखो बात समझो। पहले वाष्पशील लेंगे, ठीक है, वाष्पशील को विलायक में डालेंगे, ठीक है, लिक्विड विलायक में डालेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वाष्पशील लेंगे, फिर अवाष्पशील लेंगे, इन दोनों को मिक्सअप करेंगे, बात समझे। पहले वाष्पशील वाष्पशील को लेंगे, फिर वाष्पशील अवाष्पशील को ऐड करके वाष्प दाब में क्या परिवर्तन होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये कभी मत भूल देना आप लोग ये सब अवाष्पशील अवाष्पशील में मिलाओगे, अरे तो भाई कुछ भी नहीं बनेगा, एक वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आप अवाष्पशील को लोगे तो वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है ना। और जब अब नहीं पढ़ेंगे वाष्पशील को अवाष्पशील मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कैसे चेंज होएगा, ठीक है। फिर अब वाष्पशील में वाष्पशील मिलाएंगे, ये सब पढ़ेंगे अभी आगे, इसी में आज ही पढ़ेंगे, इसी वीडियो में, ठीक है ना, इसको नोट करो। नोट हो गया, इसके नीचे ही जैसे, ठीक है, हो गया। इसका तीसरा पॉइंट है बच्चों, ठीक है, तीसरा बच्चों वाष्प दाब, ठीक है, तापमान पर प्रभावित होता है, तापमान से प्रभावित होगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करा, वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब में तापमान से प्रभावित होगा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे वाष्प दाब उतना ही बनता जाएगा, ठीक है, वाष्प दाब उतना ही बनेगा तो वेपर, या फिर मैं बात करूं या इसमें बात कर रही हूं, ठीक है, वाष्प बनेगी उतनी ज्यादा, अगर उतनी ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी उतना ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो ना बात को। टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाया, वाष्प बनी, वो वाष्प जितनी ज्यादा बनेगी उतनी ज्यादा वाष्प दाब बनेगा, बात समझ गए ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर, जैसे पानी गर्म कर दो ना यार, पानी गर्म कर दो, ढाक दो उसको, ढाक दो मतलब ढक्कन रख दो, उसमें ढक्कन लगा दो, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ धीरे धीरे, डिचुक 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 डिचुक, ठीक है, पानी उबलने लगेगा, ठीक है, डिचुक 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 पानी उबल गया। अब उसमें क्या है, धीरे धीरे जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फिर जल्दी पानी उबलने लग जाएगा, फिर वाष्प बनेगी,
फिर क्या होता है, वाष्प बनेगी तो वो जो आपका प्लेट होता है ना, उस पर आप देखा होगा पानी की बूंदें जमने लग जाती है, लिचुकड़ी 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 जमने। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज उतना ज़्यादा वाष्प बनेगी, ठीक है ना। अगर मैं देखो, ठीक है, अगर मैं इसका वाष्प और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ खींचूं, ठीक है, ये टेम्परेचर ये वेपर प्रेशर, अगर इसके मध्य ग्राफ खींचूं, तो बच्चों बुक में दिया होता है, कोई टीचर बोलता भी है कि तापमान बढ़ाओगे तो वाष्प दाब समानुपाती मतलब हो जाता है, मतलब इसके पूरा समानुपाती होगा। मैंने लगा रखा है समानुपाती पर इतना नहीं होता, ठीक है। कोई बोलता है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा वाष्प बनेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। हाँ बढ़ता है पर इतना नहीं बढ़ता है कि पूरा ही उसके कि इसको टेम्परेचर दुगना कर दोगे तो वाष्प दाब भी दुगनी हो जाती है, बढ़ता नहीं है, पर ये ऐसे बढ़ता है बस, ठीक है, ये ऐसा है, समझ लो, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर डबल कर दिया कि 10 डिग्री था 20 कर दिया तो वेपर प्रेशर उतनी बढ़ जाएगी, हाँ ये नहीं सोचना कभी, ठीक है ना। धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से नहीं, ठीक है ना। तो दुगना कभी भी नहीं होगा, ये समझना। टेम्परेचर इतना ज़्यादा दुगना कर दोगे एकदम से तो वाष्प दाब इतना नहीं बनेगा, ठीक है, कि एकदम कि दुगना करने से वाष्प दाब भी दुगनी हो जाएगी, नहीं, ठीक है ना। तो ये ऐसा ग्राफ है, आप खुद ही देख लो इसमें से, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वाष्प दाब बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज ऑलरेडी वाष्प दाब बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया? ठीक है, इसमें आता है वापस विलियन के लिए वाष्प दाब, ठीक है बच्चों, विलियन के लिए वाष्प दाब की बात करते हैं। देखो विलियन क्या होता है, विलियन किससे मिलकर बना होता है, एक तो विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से, ठीक है ना। विलय और विलायक से मिलकर बना होता है विलियन। इज दैट क्लियर? क्या क्या होता है सॉल्यूशन में, विलियन में बात करते हैं अपने, ठीक है। विलियन में क्या क्या होता है, विलियन कैसे मिलकर बनाता है, शक्कर लिया और पानी लिया और रसना बना दिया, बन गया विलियन, ऐसा होता है ना, राइट, ऐसा नहीं होता, समझाओ, केमिस्ट्री की भाषा में समझो, ठीक है। देखो बच्चों, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक, दो होते हैं कंपाउंड, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। अब बच्चों विलायक और विलय, विलय को बोलते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से और विलायक को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। देखो बच्चों यहाँ बात करेंगे विलय विलायक, ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे हम दोनों, ठीक है, दोनों ही कंपाउंड, दोनों यौगिक, दोनों यौगिक द्रव अवस्था में, ठीक है, दोनों ही यौगिक द्रव अवस्था में बात करेंगे, ठीक है। विलय भी लिक्विड में, विलायक भी लिक्विड में, तब बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जब विलय वाष्पशील हो, ठीक है, और विलायक क्या हो, अवाष्पशील हो। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात समझो, ठीक है, विलय और विलायक हो गया। अब बच्चों बात समझो, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये भी द्रव अवस्था, ये भी द्रव अवस्था। अगर इनके प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर देखो, इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, पी नोट ए, सॉरी बी ना, पी नोट बी और पी नोट ए, ठीक है ना। इसका वेपर प्रेशर हो गया वीपी और इसका वेपर प्रेशर वीपी हो गया, तो किया, ठीक है ना। विलय का बी हो गया, वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, पी नोट बी, क्योंकि शुद्ध अवस्था में बी, ठीक है ना। विलय और विलायक क्या है, पी नोट ए, विलायक ए ना, तो पी नोट ए शुद्ध
अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, द्रव अवस्था है ना, द्रव शुद्ध अवस्था में, द्रव ए, प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर इसका, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब बच्चों बात समझो, विलय क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है और विलायक अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बता चुका हूं मैं आपको बता चुका हूं ये बात। विलय कम मात्रा में पाया जाता है, विलायक अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो बस विलायक के लिए ए और विलय के लिए बी, ये लिखूंगा बस, आप पहचान लेना कि ये विलायक ए को सर बोलेगा और बी को विलय बोलेगा, ठीक है ना। आलसी हूँ क्या कर दूँ, मैं आलसी लिखा नहीं देता इसलिए, ठीक है ना। तो विलय को मैं ए बोलूंगा, विलय को बी बोलूंगा, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो द्रव लिक्विड की बात करेंगे अपने यहाँ पर कि विलय भी लिक्विड है, विलायक भी लिक्विड है, तब इसका मिक्सअप करेंगे तो क्या होता है, ठीक है ना। पी नोट बी वेपर प्रेशर इसका और पी नोट ए इसका वेपर प्रेशर विलायक का, इज दैट क्लियर, इसको नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों एक नियम आता है इसी, ठीक है, इसी टॉपिक का है एक नियम आता है जिसे बोलते हैं राउल्ट, राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम या ठीक है ना राउल्ट्स लॉ। बच्चों इसमें क्या होता है बात समझो, देखो इससे पहले बात करते हैं ये नियम, ठीक है ना। जब विलय वाष्पशील हो और विलायक, ठीक है ना, विलायक भी वाष्पशील हो, ठीक है ना, मैं बात करूंगा, बात समझो, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ नियम से, ठीक है, किसका, वाष्पशील विलय, वाष्पशील विलय को विलायक में डालू तो विलयन जो बनेगा उसका वाष्प दाब कैसे परिवर्तित होगा, कुछ परिवर्तन होगा या फिर ज्यादा बनेगा कम बनेगा, वो सब देखना है आपने, इज दैट क्लियर। तो बच्चों बात समझो, मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, बीचू, ठीक है, इसको पैक कंटेनर ले लिया, बीचू, इसमें ए मॉलिक्यूल्स लिए, ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ए के मोल्स, ठीक है ना, ए मॉलिक्यूल्स ले लिया, ठीक है, कौन सा लिक्विड, अब ए मॉलिक्यूल है तो इसका वाष्प बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, पी नोट ए, पी नोट ए बोलेंगे क्योंकि उसका वाष्प होता है, ठीक है ना। तो पी नोट ए क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, ठीक है, ये विलायक का हो गया, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये सिंगल है, बेचारा सिंगल है, विलियन बनाना अपने को, ये सिंगल है, सब सिंगल ही है, ठीक है ना, मिंगल होने चाहता, मिंगल कर दो इसको। तो दूसरा कंटेनर लिया मैंने, उसमें दूसरा लिक्विड भरा मैंने बी, ठीक है, कौन सा भरा, बी, लिक्विड भर दिया इसमें, विलय, ठीक है। अब ये भी लिक्विड है, ठीक है, इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इसके अगर वाष्प बनेगी तो इसका प्रेशर, तो इसका प्रेशर क्या हो गया अपना, पी नोट बी, ठीक है ना, पी नोट बी, व्हाट इज पी नोट बी, वेपर प्रेशर, ठीक है, शुद्ध द्रव बी का वेपर प्रेशर, ठीक है ना, शुद्ध द्रव बी का वेपर प्रेशर है पी नोट बी, इज दैट क्लियर। कौन सा, पी नोट ए शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब हो गया, पी नोट बी क्या, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब हो गया, वेपर प्रेशर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया,
ठीक है ना, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, हिला दिया, नीचे नीचे नीचे, ठीक है ना, इसमें डाला, इसमें डाला, हिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है बच्चों, ये अपने पास सॉल्यूशन बन गया। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन क्या बना, नीचे 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 नीचे, ये ए ले लिया, ये बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ठीक ना, ए बी, ये विलियन हो गया, ये भी द्रवावस्था में और विलियन बन गया। अब बच्चों बात समझो, तो इसका वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, तो मिक्सअप करा तो वेपर प्रेशर बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर पी नोट ए और क्या होएगा पी नोट बी। क्या सही है, सही है क्या, सोचो। बच्चों ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि बच्चों बात समझो, ये था पी नोट ए था प्योर लिक्विड ए का, कि मतलब प्योर लिक्विड ए है, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला हुआ। ये था प्योर लिक्विड बी का, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर पी नोट बी। अब यहाँ पर मिक्सअप कर दिया विलियन में, पी नोट ए मतलब ए बी और बी के भी मॉलिक्यूल्स है, अणु है, मोल्स है, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ तो होगा, मिक्सअप हो चुका है उसमें, शुद्ध अवस्था में नहीं है। ठीक है, अब बात समझो, शुद्ध द्रव है, उसमें बी के गुण आ चुके हैं, और बी वाले में थोड़े से ए के मिल चुके हैं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या बनेगा बच्चों, पी ए पी बी। ठीक है, अब यहीं से राउल्ट्स का नियम आएगा, राउल्ट्स का लॉ आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, बात समझिए, पी ए पी बी। अब बच्चों बात समझो, राउल्ट्स का लॉ आ गया, यहाँ पर नियम क्या आता है इसका, देखो यहाँ पे लिखा है राउल्ट्स का नियम आता है यहाँ से, कि जो इसके प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब होगा ना, आंशिक दाब विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब है ना, उसके मोल, उस घटक के मोल बिन के समानुपाती होता है। कैसे, पी ए प्रोपोर्शनल जीटा ए, पी बी प्रोपोर्शनल जीटा बी, ये होता है राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम क्या कहता है बच्चों, बात समझो, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, राउल्ट्स का नियम कहता है किसी विलयन में, किसी विलयन में प्रत्येक घटक का, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब है ना, किसी विलयन प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के, उस घटक के मोल भिन्न, ठीक है ना, या मोल अंश, ठीक है, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल भिन्न है ना, अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी विलयन प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, बात समझो, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बात समझो, यहाँ पर वेपर प्रेशर किस किस के द्वारा बनेगा, ए के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनेगा और बी के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनेगा। ठीक है, बात समझिए। अब बच्चों बात समझो, अगर ए के मोल्स एक हो, ठीक है, कितना, अगर वेपर प्रेशर में, अगर सॉल्यूशन में ए के मोल, इस ए कंपाउंड के द्रव के एक मोल हो, तो वेपर प्रेशर कितना बनेगा, थोड़ा सा बनेगा। ठीक है, वही बी के मोल ज्यादा हो, बी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा, ठीक है ना, उनका मोल्स ज्यादा, तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। अगर मैं बात करूं बी के मोल्स 3 है, तो उनकी तुलना में वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। ठीक है, ज्यादा बनेगा, समझ लो ना बात को। अगर आप बात समझो, अगर वेपर प्रेशर, देखो मोल अंश क्या होता है, मोल अंश आपको सबको पता है, मोल अंश क्या होता है, मैं लिख दूं,
देखो मोल अंश क्या होता है, ये होगा, ठीक है ना। जितने मतलब उसकी जो घटक होगा ना उसका एक, उसके मोल, ठीक है ना, और टोटल मोल्स को देखना है मुझे, जितना एक मोल्स बी का मोल्स मैंने बात करी थी, ए के मोल और टोटल मोल्स में देखना है। वही बात समझो, अगर ए के मोल्स ज्यादा हो, ए के मोल्स तो वैसे ज्यादा होते नहीं कभी, समझो ना, मिला आप कितने मिला उसमें, ठीक है। अगर मैं बात कर दूँ वापिस समझना, ए के मोल है एक, तो उनके लिए, या मैं बात कर दूँ ए की मोल्स बहुत कम है, तो उनके द्वारा वेपर प्रेशर बहुत कम बनेगा, ठीक है। बात समझो, यहाँ पर ए के मोल्स अगर बहुत कम है तो उनके तुलना में वेपर प्रेशर बहुत कम बनेंगे, ठीक है। और वहीं बी के मोल्स ज्यादा हो, ठीक है ना, उसके तुलना में वेपर प्रेशर ए के तुलना में ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ए की मात्रा कम है, बी की मात्रा ज्यादा, ठीक है ना। तो समझो ना बात को, इसको क्यों बोला इसने प्रोपोर्शनल क्यों बोला, आंशिक मतलब आंशिक दाब प्रोपोर्शनल टू मोल अंश के। देखो मोल अंश क्या होता है, मोल्स, मोल अंश क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जितने बढ़ेंगे मोल अंश उतना बढ़ेगा, मोल अंश उतना बढ़ेगा तो उसका वाष्प दाब उतना ज्यादा बनेगा। बात समझ रहे हो ना बात को। और आंशिक दाब क्यों बोला, आंशिक दाब मतलब टोटल है उसके अंदर, पार्ट्स डिवाइड है, उसके अंदर मिक्सअप है, कंपाउंड एक से ज्यादा है, तब वहां बात करते हैं आंशिक दाब की। अगर आंशिक दाब नहीं होता, अगर एक ही लिक्विड होता तो मैं बात करता हूँ प्योर लिक्विड, बट अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स है, एक से ज्यादा लिक्विड है उसके अंदर, तब हम आंशिक का यूज करते हैं, आंशिक वाष्प दाब का यूज करते हैं। तो बात समझे, आंशिक दाब क्या है, किसी विलय में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक घटक, ठीक है ना। मैं बात करती एक है, एक घटक है, उसका उसका वाष्प दाब उस घटक के मोल भी, जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा, हमें बात समझो, जितने ज्यादा मोलिक्यूल्स उतने ज्यादा मोल्स और उतना ज्यादा वाष्प दाब बनेगा। बात समझो, अगर बी की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है, बी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो उसके मोल्स ज्यादा होंगे, अगर मोल्स ज्यादा हुए तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, उसकी मात्रा ज्यादा है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो राउल्स का नियम क्या कहता है, किसी विलय में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल बिन या मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। जितने ज्यादा मोल्स, मोल अंश होगा उतना ज्यादा वाष्प दाब बनेगा। मोल अंश क्या होता है आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना, जितने ज्यादा नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा मोल्स बनेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसको नोट करो, अभी आगे है इसका इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। राउल्स नियम ये है, राउल्स का नियम ये चीज है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। क्योंकि चेंज हो सकता है, ये एक दूसरे से चेंज हो सकता है, क्योंकि इसके, इसका जो क्या बोलते हैं उसका स्थिरांक आएगा, समानुपाती चिन्ह हटाओगे स्थिरांक भी तो चेंज होएगा, चेंज स्थिरांक चेंज होगा तो मान भी चेंज होएगा, होएगा होएगा, ठीक है ना। चेंज कैसे होएगा यहाँ, चलो आगे बताएंगे, सब बता दूंगा एक साथ में, है ना, और भी आगे फील के साथ पढ़ते जाओ बस, इसको नोट कर रखना। ठीक है, अपना क्या था इसमें, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। वाष्प दाब समझ रहे हो ना क्या होता है, मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया पूरा वाष्प दाब, ठीक है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वेपर बनाते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स, जितने ज्यादा, अगर मैं बात समझो, जितने ज्यादा ए के मोल से सरफेस पे आएंगे उतने ज्यादा वेपर बनेगा, जितना ज्यादा बी के आएंगे, बी के कब आएंगे, जब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसका पढ़े रहते हैं अपने, देखो अपने पास इक्वेशन क्या आई थी बच्चों, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, एक्स है, ठीक है, और पी बी
प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है बच्चों, अब स्थिरांक घटाएंगे यहाँ पर, तो स्थिरांक लाना पड़ेगा, तो वो आता है अपने पास पी नॉट ए एक्स है। एक्स से जानते हो मोल अंश होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स, कैसे स्वयं के मोल अपन कुल मोल, ठीक है ना, इसके मोल टोटल मोल्स, इसके मोल टोटल मोल्स, ठीक है ना। इसका स्थिरांक आता है बच्चों, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, उसके बाद एक स्थिरांक लाया जाता है, उसको बोलेंगे हम पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है बच्चों, अगर मैं कुल वाष्प दाब की बात करूं, ये तो आंशिक है, अगर मैं कुल वाष्प दाब की बात करूं तो कुल वाष्प दाब, ठीक है, पी टोटल, ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी ए का मान क्या है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है बच्चों, टोटल है, ये टोटल वार्षिक दाब है, मतलब पूरा कंटेनर जो है ना, कंटेनर उसके अंदर लिक्विड है तो उनका वार्षिक दाब आंशिक दे रखा है, तो उसको मैं टोटल की बात करूँ तो पी ए प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझो, आप जानते हो मोल अंश, ठीक है, मोल अंश, प्रत्येक घटक के मोल अंश का योग कितना होता है, प्रत्येक घटक के मोल अंश का योग कितना, एक होता है, ये मैंने आपको बताया था कैसे, ये समझो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, याद आया, बताया था मैंने आपको, ये पी एक्स ए प्लस एक्स बी है ना 1, एक्स क्या होता है जीटा, ठीक है ना, प्रत्येक घटक के मोल अंश का योग 1 होता है। तो बच्चों बात समझो, एक्स ए इक्वल टू माइनस एक्स बी, देख सकता हूँ, मैंने क्या किया, एक्स बी को उधर लिखा, ठीक है, एक्स ए की वैल्यू होगी, इस एक्स की वैल्यू को इसमें रखो, ठीक है, इसमें, तो क्या आएगा पी टोटल, पी कुल है ना, पी कुल क्या है वार्षिक दाब, ठीक है, पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, इसका क्या हुआ बच्चों, अब बात समझो, पी ए इससे कैलकुलेट होएगा और इससे गुणा होगा, तो क्या बना, इतना तो पता होगा, पी नोट ए एक्स बी अपॉन पी नोट बी एक्स बी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों बात समझिए, अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बीचुक 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 क्या दिखा, बीचुक बीचुक कॉमन दिखा एक्स बी, तो मैंने क्या लिख लिया पी कुल, ठीक है, ये लिखा मैंने पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी बी माइनस पी पी, पी नॉट है, सही है, एक्स बी को कॉमन लिया, ठीक है, सॉल्व किया, वो अपने पास आया। अब यहां देखो बच्चों, विलयन में प्रत्येक घटक का जो प्रत्येक घटक के मोल अंश का बढ़ना घटना कुल दाब पर प्रभावित करेगा। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है अपने को, प्रत्येक घटक के मोल अंश के बढ़ने या घटने से कुल दाब परिवर्तित होता है, ठीक है ना, कोई सा भी घटक अगर इसका कम ज्यादा होगा तो टोटल वाष्प दाब
वेपर प्रेशर कम या ज्यादा फर्क पड़ेगा, उस पर परिवर्तित होएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मोल अंश अगर चेंज होगा, इसकी मात्रा ज्यादा या कम होगी, तो वहां फर्क पड़ेगा अपने को कुल दाब पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो बात समझो क्या हुआ। राउल्ट्स के नियम का हम राउल्ट्स के नियम से हमें पता चला था कि प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाब का, ठीक है, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। प्रत्येक विलयन में प्रत्येक घटक के आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है ना, फिर मैंने स्थिरांक हटाया, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाया, वहां पर एक स्थिरांक लाया, पी नोट है, इधर लाया पी नोट बी। कुल वाष्प दाब की बात करूं तो कुल वाष्प दाब क्या होता है, आंशिक दाब का योग जितना होगा इसमें, तो पी का आंशिक दाब है, योग किया तो ये आया इनके मान पटकने से। फिर हमें पता है प्रत्येक घटक के मोल अंश का योग 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1, जो इसको करा तो 1 माइनस एक्स बी, फिर इसमें मान पटका तो ये आया, कॉमन निकाला, वो फॉर्मूला आया। क्वेश्चन कभी आंशिक दाब का पूछ लिया जाता है तो ये याद करना, ये दोनों, ये वाला, ठीक है ना, ये पूछ लिया जाता है। कुल दाब, ये सूत्र याद रखना, फॉर्मूला कभी इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। आज वो सब बेईमान है बड़ा, ओहो क्या बात है सर जी। हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बच्चों। चल अब बच्चों इस पे ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना, दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनेगा इसमें। ठीक है, टोटल दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनता है इसमें। चुप चुप, ठीक है, ये चुप, ठीक है बच्चों, ये वाष्प दाब, ठीक है, ये मोल अंश, ठीक है बच्चों। अपने पास क्या क्या है, पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, पी नोट बी एक्स बी, ठीक है बच्चों। और टोटल निकालोगे तो दोनों को बराबर प्लस कर दोगे। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, अगर मैं इस बिंदु पर बात करूं, इसकी प्योर लिक्विड ए की, प्योर लिक्विड ए की बात करूं, इसकी प्योर लिक्विड ए की बात करूं, मतलब यहाँ पर प्योर लिक्विड ए ओनली बस, तो उसका मोल अंश, ठीक है, प्योर लिक्विड ए की बात करें तो उसका मोल अंश तो कितना होगा, उसका 1 से, मोल अंश की बात करूँ तो x से होगा, ठीक है ना, सॉरी एक्स ए इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्योर लिक्विड ए ओनली बस, दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ प्योर लिक्विड ए, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूँ यहाँ पर एक्स बी का मान 0, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड मतलब प्योर लिक्विड ए में बी कुछ भी नहीं है, प्योर लिक्विड है वो, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, अब धीरे धीरे इधर बढ़ता जा रहा हूँ, कहाँ पर, धीरे 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 इस तरफ जा रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर प्योर लिक्विड ए कम होते जा रहा है, और प्योर लिक्विड ए कम हो रहा है, प्योर लिक्विड बी में लाते जा रहा है इसमें, ठीक है, मतलब यहाँ प्योर लिक्विड बी ए को खत्म कर रहा हूँ, मैंने समाप्त करते जा रहा हूँ, देख सकते हो वहाँ पर प्योर लिक्विड बी को मिलाते जा रहा हूँ। तो इस पॉइंट में मुझे क्या मिलता है, प्योर लिक्विड बी मिलता है, समझो ना, प्योर लिक्विड ए उसको मैं कम करते जा रहा हूँ और प्योर लिक्विड बीच में मिलाते जा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे क्या, यहाँ खत्म कर दिया मैंने पूरे, तो यहाँ प्योर लिक्विड बी मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, एक्स ए का मान कितना मिला, 0, क्योंकि एक्स है ही नहीं उसमें, मोल अंश एक्स के है ही नहीं, ठीक है, मोल एक्स के मोल है ही नहीं, मतलब सॉरी ए के मोल है ही नहीं। यहाँ पे मुझे एक्स बी की बात करूँ तो 1, क्योंकि इसके मोल है यहाँ पर प्रेजेंट है ओनली इसके, तो एक्स बी 1 और 0
एक्स ए के मोल बिल्कुल नहीं है, मोल अंश है ही नहीं। अब बच्चों बात समझ, ठीक है, बात समझ गए ना। प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे लिक्विड प्योर लिक्विड ए खत्म कर दो और बी है बस में, ठीक है ना, रास्ते में मिलाते जाओगे यहाँ पर इसमें। अब बच्चों बात समझो, देखो इसकी बात करूँ, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक्स ए कितना है, यहाँ पर एक्स ए कितना है 0, और यहाँ पर ए कितना है, मतलब एक्स ए कितना है 0। बात समझो, इस साइड में एक्स ए कितना है 0, और इस साइड में एक्स ए 1 है। अब बच्चों बात समझो, अगर एक्स ए अगर मैं 0 रखूँ तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पी नॉट 0 होएगा। अगर मैं इस 0 को इस पे रखूँ तो पी ए 0 होएगा। तो मतलब इस पॉइंट पे पी और प्योर लिक्विड ए बिल्कुल नहीं, 0 मतलब आप समझो ना बात को, ठीक। अगर मैं बात समझूँ, अगर मैं यहाँ पर पी नॉट ए 0 रखूँ, 0 से इसको गुणा करूँगा तो टोटल क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा, पी ए आंशिक दाब पी ए का 0 आएगा। तो यहाँ पर ए बिल्कुल नहीं है, बात समझिए, इस पॉइंट में लिक्विड ए नहीं है, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, अगर मैं एक्स ए बराबर 1 रखूँ, एक्स ए बराबर 1 रखूँ तो क्या आएगा मेरे पास, पी ए प्रोपोर्शनल टू पी नॉट बी, मतलब इसकी वैल्यू पी नॉट ए के बराबर हो गई, मतलब प्योर लिक्विड पी ए का आंशिक दाब है ना पी ए नॉट के बराबर होगा। तो अब मुझे प्राप्त होता है ये यहाँ पर पी नॉट, क्योंकि इक्वल है ना, बराबर है, तो इसी साइड में प्राप्त होगा मुझे। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लूँ, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, पता नहीं है, ठीक है, ये यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, ठीक है ना, इसी लाइन पे लेना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात समझो, अब बस इसकी बात कर दो, इस पॉइंट पे एक्स बी बराबर कितना है, एक्स बी बराबर 1 रखूँगा तो ये पी बी बराबर आ जाएगा इक्वल पी नॉट बी के, पी बी इक्वल पी नॉट बी। और इस जगह पर मैं एक्स बी बराबर 0 रखूँ तो पी बी बराबर 0, मतलब यहाँ पर प्योर लिक्विड ओनली ए, प्योर लिक्विड बी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं 1 रखूँगा तो पी बी बराबर, ठीक है ना, ये होएगा पी बी बराबर पी नॉट बी होएगा, ये प्राप्त होगा अपने को। तो इसका मतलब इस साइड में इस जगह, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, इसकी बात कर, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं ग्राफ खींचूँ, बराबर है, तो अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो मुझे ऐसा प्राप्त होगा, सीधा ये ना, सीधा स्ट्रेट लाइन, आप स्केल से बनाना स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों बात समझ में दिख रहा है आपको, प्योर लिक्विड यहाँ पर ए मैक्सिमम है, उसका अंश प्योर लिक्विड ए मैक्सिमम। अब धीरे 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 कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता है, यहाँ पर प्योर लिक्विड ए 0 हो चुका है, ठीक है, धीरे 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 कम होता गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर तो पी नॉट बी आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स पी अगर मैं 1 रखूँ तो 1 होते ही 1 से गुणा होएगा, तो पी बी बराबर पी नॉट बी होएगा, मतलब पी बी है ना पी नॉट बी के बराबर होगा। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूँ, ठीक है, ये प्राप्त हुआ, पी नॉट बी ये प्राप्त हुआ, मतलब जहाँ पर देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, ज़्यादा है, अब ये धीरे 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 डिक्रीज होते जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता है, यहाँ पर अपने को 0 मिलता है, ये लिक्विड प्योर लिक्विड भी है ही नहीं आपके पास इस पॉइंट में। बच्चों बात समझे, तो ये अपने पास आया, कहीं के लिए आई है, पी ए प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए एक्स बी, आंशिक दाब का ग्राफ है, तो ये प्राप्त होता है अपने को पी बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट बी एक्स पी, इतना समझे, ठीक है ना। अब बच्चों मैं मिक्सअप कर दूँ, इसको मिला दूँ, ये लो इसको मिला दिया, सीधी लाइन है सारी, टेढ़ी नहीं है बिल्कुल भी ना, सीधी बना लेना सीधी लाइन। तो ये टोटल कितना प्राप्त हुआ, पी टोटल पी लिख दिया मैंने, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, टोटल है, टोटल इनके दाब है इनके बीच में, ठीक है ना बच्चों। इस पॉइंट पे प्योर लिक्विड ए है, यहाँ पे प्योर लिक्विड बी की बात बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, धीरे धीरे प्योर लिक्विड बी आ गया यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे प्योर लिक्विड ए कम हो गया। ग्राफ खींचा मैंने, मान पढ़ा एक्स ए का मान मैंने रखा इस पॉइंट पे ए, तो इसके बराबर हुआ, तो हाँ इसके बराबर माना इसको मैंने, पी ए इक्वल पी नॉट ए के,
इसकी बात करूँ इस पॉइंट पे, तो प्योर लिक्विड बी, ठीक है ना, इसके पी नोट बी के बराबर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ग्राफ खींचा मैंने, वही कर दिया, और साफ पता चला है ग्राफ से डिक्रीज होते जा रहा है। इस पॉइंट पे आपको प्योर लिक्विड बी नहीं, ए नहीं मिलेगा, और इस पॉइंट पे प्योर लिक्विड बी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? इसको भी नोट करो। हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कुछ अपने, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। देख लो क्या पूछा है इसने। एक निश्चित ताप पर एथेनॉल तथा मैथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः 44.5 mmHg, ठीक है ना, 88.7 mmHg। इस ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल जिसका अनुपात 46 है तथा 40 ग्राम मैथेनॉल का अनुपात 32, ठीक है, अनुपात 32 है, को मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? इसने टोटल वाष्प दाब पूछ लिया आपको, है ना बच्चों, बात समझो। Hg के बारे में आप पूछोगे, ये वाष्प मतलब दाब की इकाई होती है, जैसे एटीपी लेते हैं ना अपने, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ठीक है ना, एटीपी हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, ठीक है ना, इसकी दाब की इकाइयाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, विलयन का वाष्प दाब पूछा है, ठीक है ना। वाष्प दाब का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, ठीक है। वाष्प दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P टोटल इक्वल टू P, ठीक है, A नोट एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी, ये होता है, ठीक है ना। P नोट ए आपको दे रखा है, ठीक है। वाष्प दाब क्रमशः 44 और 87 दे रखा है। आपको निकालना है एक्स है, मोल अंश निकालना है। मोल अंश आपको पता है कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला सबको पता होगा, पता नहीं हो तो याद रख लो, C2H5OH, मोल अंश, ठीक है बच्चों। मोल अंश क्या करते हैं बच्चों, बात समझो। इसका कैसा आएगा, थोड़ा ऊपर लिख लेंगे, जगह नहीं देगी। C2H5 के मोल अंश, ठीक है बच्चों। मोल अंश का फॉर्मूला होता है बच्चों स्वयं के मोल, मतलब किसी पर्टिकुलर मोल के, जैसे इसके मोल अपॉन कुल मोल, जितने उस कंपाउंड में, उस विलियन में जितने भी कंपाउंड्स है मौजूद है, ठीक है ना। जैसे कैसे C2H5OH, ठीक है, और क्या आएगा N मोल, ठीक है, C2H5OH प्लस N, मैथेनॉल है CH3OH, ठीक है ना। बात समझ गया, स्वयं के मोल कुल मोल, स्वयं के मोल कुल मोल, स्वयं के मोल कुल मोल, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं द्रव्यमान बटा आणविक भार, ठीक है, द्रव्यमान बटा आणविक भार, मॉलिक्यूलर मास, अणु भार, सब बता दिया मैंने। देखो C2H5OH एथेनॉल का आपको दे रखा है ग्राम, 60 ग्राम, तो अनुपात दे रखा है आपको 46, तो 60/46 प्लस, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद वापस 60/46, समझिए ना। ए का आपको ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, यहाँ लिख रहा हो ना, पढ़ा होगा जीटा ए बराबर जीटा ए प्लस जीटा ए प्लस जीटा बी। अगर दो मॉलिक्यूल्स हो, दो कंपाउंड्स हो अगर सॉल्यूशन में, तब बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब एक्स बी मतलब यहाँ के एक्स बी मतलब CH3OH दे रखा है, मैथेनॉल का क्या है 40 ग्राम, अनुपात 32, अनुपात सबका याद रखना बच्चों, निकालना, ये तो दे रखा है, कभी कभी दे भी देता है, ठीक है। ये हुआ अपना 32, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.30 1.30 प्लस 32 40 1.25। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 5.5। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.59। ठीक है ना। तो C2H5OH का मोल अंश कितना प्राप्त होगा? 0.59। अब अपने को किसका चाहिए? XB का चाहिए। आप सबको पता है किसका है? हाँ, मेथेनॉल का CH3OH का मोल अंश। ठीक है, आपको पता है टोटल कितना होता है? C2H5OH, ठीक है, प्लस XCH3OH बराबर 1 होता है। ठीक है, मान पढ़ दो। ठीक है, मान पढ़ को 0.59 प्लस इसका पता नहीं है, इसका x। ठीक है ना, तो x बराबर 1 माइनस 0.59 इक्वल टू कितना आएगा? 0.49 आएगा क्या? ठीक है, 49 60 कितना है इसका? इसका आएगा 41। ठीक है बच्चों, 41 60 इसमें आएगा 40। हाँ, 41 आएगा, 0.41 आ गया। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है अपने को पास। आप सैंपल निकाल सकते हो, इतना काम है निकालूंगा। ठीक है, आप सबको पता है टोटल मोल अंश का योग कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको एक का पता है तो एक की वैल्यू डाल दो, ये माइनस कर दोगे, आराम से आ जाएगा आपके पास। इसका दूसरे का मोल अंश क्या कर लो, ये आ गया अपने पास। अब मान पटक दो सब उसके अंदर, तो अब देखो क्या क्या है उसमें आपके पास। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है? पी नोट ए आपको दे रखा है। ठीक है, निश्चित आप है एथेनॉल का 44.5 44.5 इंटू कितना है? 0.59। ठीक है ना, एक्स ए का ये था ना, एक्स ए मतलब C2H5 मोल अंश इसका कितना आएगा? 0.59 प्लस इसका कितना है? 88.7 इंटू 0.41। ठीक है, सोल्व करोगे ये आएगा 22.6469 प्लस इसका सोल्व करोगे तो इसका आएगा बच्चों 43.463। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 66.16 mmHg। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको मोल अंश ज्ञात करना चाहिए, पहले ज्ञात आना चाहिए आपको। ठीक है, कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करो इसको, मतलब नोट करो इसको। ठीक है ना, आपने क्या किया? पहले मोल अंश ज्ञात किया, सब आपको दे रखा है वहां पर। ठीक है ना, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है ना, स्वयं के मोल आपको दे रखा था, इसके मोल ये था, ये 60 ग्राम। मोल कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बेटा आणविक भार, द्रव्यमान 60 दे रखा आपको, 60 ग्राम। एथेनॉल का अणुभार 46 होता है। ठीक है, ये रखा, सॉल्व किया तो इतना आया। अब मुझे एक का पता चल गया, दूसरे का निकाल लिया मैंने माइनस करके। टोटल मोल अंश का योग 1 होता है। ठीक है ना, और उसमें मान रख दिया मैंने दाब का। ये फॉर्मूला आपने पढ़ाया था कुल दाब का। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट करो इसको।
मिटा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मैं, डायरेक्ट शॉर्ट में। ठीक है, देखो आपको दे रखा है दो, एक ए दे दिया प्लस बी, एक विलय एक विलायक है। ठीक है ना, कोई सा विलय विलायक दे रखा आपको। ठीक है बच्चों, या दो लिक्विड फॉर्म में दे रखा है, विलयन बना दिया। ठीक है ना, विलयन बना दिया एक। ठीक है बच्चों, आपको इसमें दे रखा है इसका 3 मोल्स, इस बार आपको मोल्स पहले दे दिए, इसका दे दिया 1 मोल्स, मोल्स पहले दे दिया। अब आपको मोल अंश निकाल, मतलब जो मोल निकालते हैं वो जरूरत नहीं आपको निकालने की, मोल अंश निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका अंश मतलब इसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर दे दिया 55 पॉइंट, ठीक है, Hg। तो इसका दूर दूर लिख देता है। ठीक है, इसका दे दिया 1 मोल्स। ठीक है, इसका दे रखा आपको 50 mmHg। ठीक है, पूछा इसने आपसे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर पूछ लिया भाई साहब इसने आपसे। ठीक है, टोटल प्रेशर पूछ चुका है अब आपसे, करें खुद से ट्राई करो एक बार, वही फॉर्मूला लगाना है, खुद से ट्राई करो एक बार, फिर बताता हूँ। पॉज करके पॉज कर लो फिर करो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, बात समझो। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको पता है, वापस क्या है, पी टोटल इक्वल क्या है, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। इज दैट क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है। आपको मोल्स पहले दे दिए, मोल अंश निकालना है, तो एक्स ए के मोल अंश निकालो, तो एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, एक्स ए कितना दे देगा, 3 प्लस एक्स ए कितना है, 3 प्लस 1 इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, एक्स बी का निकालो, ऊपर एक्स बी, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी, स्वयं के मोल अपन कुल मोल, स्वयं के मोल कितना दे रखा है आपको, इस बार निकालने की जरूरत नहीं, आपको दे रखा है रेडीमेड। ठीक है, रेडीमेड मिला हुआ है, रेडीमेड की दुकान, मोल्स। ठीक है, एक्स ए कितना है, 3 प्लस 1 4, ठीक है, 1/4। ठीक है बच्चों, ये दे रखा आपको। अब क्या है, सब दे दिया आपको, मोल अंश क्या दे दिया, सब हो गया, आप पढ़ो। ठीक है, उसमें रखते हैं मान पी टोटल पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, सॉल्व करो। देखो पी नोट ए की वैल्यू आपको दे रखी है 55, ठीक है, इंटू 3/4, 3/4 एक्स ए की वैल्यू ये मोल अंश। ठीक है, प्लस पीबी की वैल्यू आपको दे रखी है 50 इंटू कितना 1/4। ठीक है बच्चों, अब बच्चों सॉल्व करो, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15 16, 165/4 प्लस ये हो जाएगा 50/4। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको सोल्व करो। पी टोटल कितना है बच्चों आपका, 165/4 50/4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लो, 4 आ गया,
और 50 100 कितना आएगा, ठीक है 40 50 100 ठीक है। इसका लोगे तो कितना आएगा 165 50 210 अपॉन 4, ठीक है। इसका आंसर आएगा बच्चों, इसको काटोगे तो 4 एकम 4 5, ठीक है। फिर 5 और 20 में 1 उधर आया 2, फिर पॉइंट लगाया तो इसमें किया तो 5 52.5, ठीक है बच्चों 52.5 mmHg, ठीक है बच्चों। टोटल प्रेशर कितना आया 52.5 mmHg, ठीक है। आपको दे रखा है सब 3 मोल्स दे रखा, मोल्स निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब मोल अंश ज्ञात किया 3/4 एक्स बी का ज्ञात हुआ तो 1/4, ठीक है। टोटल प्रेशर निकाल लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, कल बच्चों बात करते हैं अपने, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल बात करेंगे कि जब अवाष्पशील विलय हो, जब अवाष्पशील विलय हो तो कैसा वाष्प, मतलब उसका वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। राउल्स के नियम पढ़ा ना, फर्स्ट की सेकंड है वो, जो कल पढ़ेंगे ना वो सेकंड होगा। उसमें पढ़ना अपने को अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब याद करना है, ठीक है। इसको नोट करना, नोट करो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। इसको नोट कर लो।